हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है, दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का सपना अपने ही घर में सदा खरा होता है। चिंगारी का खेल बुरा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और ये लाइनें अटल बिहारी वाजपेयी की हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में एक बार उनको अच्छे से इन लाइनों के जरिए समझाने की अटल जी ने कोशिश की थी, लेकिन तब से लेकर आज तक पाकिस्तान नहीं बदला है। उसने अपनी धरती से भारत के खिलाफ साजिश रची, आतंकवादियों को भेजे और हमारे निर्दोष 26 लोगों की जान ले ली। भारतीय सेना की पूरी तैयारी है। पावर एक्सरसाइज की एक एक तस्वीर आज जनहित में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपके लिए जानना और देखना बेहद जरूरी है पावर ऑफ अटॉर्नी किस तरह से आज भारत के लोगों ने, भारत के मुसलमानों ने, पहलगाम के आम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को दे दी है। इस पावर ऑफ अटॉर्नी को आप जानें और समझें, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि किस तरह से पाकिस्तान का मर्सिया भारत के मुसलमानों ने लिख दिया है। पाकिस्तान जो आतंकवाद बोता है उसको पाल पोस कर बड़ा करता है और हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा साजिश में रचा बसा रहता है, लेकिन आज भारत के मुसलमानों ने दो टूक स्पष्ट संदेश दे दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सेना के अधिकारियों से कह दिया गया है कि जो भी करना हो वो करो, लेकिन बदला जरूर लो। एक एक करके पॉइंटर्स आपके सामने रखते हैं कि आज भारत देश में क्या क्या हुआ है। आपको बताते चले, भारत सोचे नहीं पाकिस्तान पर हमला करे। भारतीय मुसलमानों ने आज ये बातें कही हैं, आतंकी और उनके आका दोनों को मारो, पाकिस्तानी आतंकवादियों पर आखिरी वार हो, पाकिस्तान का वजूद मिटाना पड़े तो मिटा दो, सेना पीओके तक नहीं जाए बल्कि उसके आगे इस्लामाबाद पहुंचे। और अब देखे जाइए कि भारतीय मुसलमानों ने देश के अलग अलग हिस्सों में आज जुमे की नमाज के बाद किस तरह से अपनी संवेदनाएं मृतकों के परिवार वालों के प्रति प्रकट की और पाकिस्तान को किस तरह से दो टूक संदेश दिया। आज जुमे की नमाज का अवसर था। आपको बताते चले, उसके ठीक पहले देश के अलग अलग हिस्सों की मस्जिदों में काली पट्टी बांटी गई और उसको अपने बाजू पर लगाकर मुसलमानों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का विरोध किया। उनकी ओर से दो टूक कह दिया गया है कि आतंकिस्तान को सबक सिखाना इस बार बेहद जरूरी है। दहशतगर्दी मुर्दाबाद। हिंदुस्तान के एक एक कोने से आज आवाज उठ रही है। अब ये सरकार की लड़ाई नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई है दहशतगर्दी के खिलाफ। जिस तरह उन्होंने उन लोगों को गोली मारकर शहीद किया गया है, आप हम लोगों को भी इजाजत दीजिए, हम लोग भी उनके सीनों में गोली मार के आएंगे। पुरानी दिल्ली का नागरिक 140 करोड़ देशवासी हिंदू हो, एक सच्चा मुसलमान होने का सबूत देना चाहते हैं। प्लीज अब हमारे हाथ खोल दो और पाकिस्तान की बॉर्डरों को खोल दो। हम सारे मुसलमान जाके उस पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देंगे।
अगर यहाँ की सरकार हम लोग मौका देती है तो यहाँ के मुसलमान ही पाकिस्तान को मिटाने के लिए काफ़ी है। हम खुद मिटा देंगे, हम खुद मिटा के उसके मारेंगे। कश्मीर 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 1947 में बंटवारे के बाद से पाकिस्तान लगातार यही राग तो अलापते आया है। 3 बड़ी जंग बुरी तरह से हार जाने के बावजूद कश्मीर का राग अलापना पाकिस्तान नहीं छोड़ता। आए दिन उसको मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद वो फिर से उठता है, फिर से आकर उसी मुंह से खड़ा हो जाता है। आपको बताते चले, लेकिन इस बार की परिस्थिति अलग है। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें, पहलगाम हमले के बाद कश्मीर से लगातार आ रही तस्वीरें पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाली हैं। आपको याद दिलाते हैं, जिन्हें अपने कश्मीरी भाई कह कहकर पाकिस्तान 75 साल से जबरन कश्मीरियों के गले में पड़ा रहा, इन्हें बरगलाने की साजिशों में लगा रहा, पत्थर थमाकर कश्मीरी बच्चों को मरवाता रहा, जिंदगी में बारूद घोल रहा था। आज इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान के डेथ वारंट पर दस्तखत करके सरकार और सेना को दे दिए हैं। जुमे के दिन कश्मीर के हर हिस्से में लोग सड़कों पर निकले, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सरकार और सेना से मांग की गई कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के साथ उनके आकाओं का वजूद मिटा दो, पूरा कश्मीर साथ है। अब की बार कुछ ऐसा करो कि पाकिस्तान से ना कोई आतंकी घुस सके और ना ही किसी की जान ले सके। आज पहलगाम और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की एकजुटता का संदेश समूचे हिंदुस्तान को लेकर दिया गया, वो अपने आप में अद्भुत रहा। जिन हाथों में कभी पत्थर हुआ करते थे, आज उसी पाकिस्तान के खिलाफ जुबानी पत्थर उन लोगों ने चलाए, ये कहते हुए कि पाकिस्तान के वजूद को मिटाने का अब वक्त आ गया है। और कुछ और तस्वीरों के जरिए इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। कश्मीर को अपने गले की नस बताने वाले आसिम मुनीर को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, जिसके बाद अकल पर पड़ा पत्थर और पर्दा उठ जाएगा। 2019 से पहले जिन सड़कों पर पाकिस्तानी भाड़े पर पत्थरबाजी होती थी, आज 2025 में उन्हीं सड़कों पर खुद कश्मीरी आवाम ये मांग कर रही है कि सेना पाकिस्तान में घुसे और आतंकवादियों का संपूर्ण नाश करे। कश्मीर की मस्जिदों में दुआएं की गई, पहलगाम हमले की निंदा की गई। मीरवाइज उमर फारूक किसी वक्त कश्मीर में अलगाववाद का बड़ा चेहरा थे, जिन पर कभी पाकिस्तान परस्ती के आरोप लगते थे। वक्त और हालात देखे, आज उनके निशाने पर भी यही आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान रहा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। दरिंदों को, इन कातिलों को ऐसा सजा दीजिए, इनकी नस्लें याद रखे आगे दोबारा ये हरकत करने के लिए। टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है। हम लोग की रोटी के लिए नहीं रोते हैं, हम इंसानियत के लिए रोते हैं। गुंडे मेरी गुंडे बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा जो भी है वो हम अगर हमारे ऊपर तक रखेंगे तो हम खुद देंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। मासूमों का कत्लेआम बंद करो। मजहब मुश्रिकी का कत्ल किया जा रहा है, उन इसकी यानी जहाँ जुल्म हो रहा हो उसकी मजम्मत होनी चाहिए, और हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। मैं इस वक्त पहलगाम में मौजूद हूं और अब आपको पहलगाम के लोगों का गुस्सा भी जरूर देखना चाहिए। यहाँ के लोगों के गुस्से को मैंने बेहद करीब से महसूस किया है। यहाँ के लोगों के दिलों में जो आग धधक रही है, यकीनन उसने पूरे हिंदुस्तान को भी सुकून दिया है, क्योंकि इन लोगों ने हिंदुओं के नरसंहार को बेहद करीब से देखा था। आज पहलगाम के मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद किस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और अपने गुस्से का इजहार किया, आपको जरूर सुनना चाहिए। यहाँ पर ये पहलगाम के आम लोग हैं, इनका ये कहना है कि बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। जुमे की नमाज अदा करने के बाद ये लोग आ रहे हैं। हमारी टूरिस्ट हमारी, टूरिस्ट हमारी, टूरिस्ट हमारी, बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। और हम इसे
कड़ी से कड़ी अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, हम सब लोग यहाँ पे जितना भी है रोना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, आंखों में आंसू नहीं है। ऐसा हमें जैसे एक क्या बताऊं, यहाँ से गोली दी, यहाँ से निकाल दी, बिना दर्द के हमें ऐसा दर्द है कि हम बयान नहीं कर सकते। कश्मीरियों को सबको इसका दुख है, रोना भी आता है और इसीलिए इसके लिए हम सजा मिलना चाहिए उन लोगों को। हमारे क्रैन माल, हमारा कलेजा फटता है जो ये गुजरा यहाँ। देखिए, हम रोजी रोटी के लिए नहीं रोते हैं, हम इंसानियत के लिए रोते हैं। वो हमारे मेहमान थे, सदियों से हम इनके साथ चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं। ये रोजी रोटी का सानवी मसला है। दूसरा, पहले इंसान दर्दी दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और अल्लाह के लिए कुछ करना चाहिए करो भैया। खुदा ताला ने हमें पैदा किया है एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए, नहीं तो इबादत के लिए लाखों फरिश्ते हैं खुदा को। हम मरते, हम क्या बताएं, जब हम वो वीडियो देखे उस बच्ची का जो 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई और उसके पति के सराहने रोती है, हमारे ऊपर आसमान गिर पड़ता है। हम उसी बेटी को कहते हैं तुम्हारे माता पिता से ज्यादा हमें तकलीफ है तुम्हारी। और अब आपको आतंक के खिलाफ एक और तस्वीर दिखाते हैं। एक हिंदुस्तानी होने के नाते इन तस्वीरों को देखकर आपको सुकून जरूर मिलेगा, क्योंकि देश की सियासत हर मुद्दे पर बटी हुई नजर आती है। लेकिन आज देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर इस हमले का विरोध किया। जगह जगह कैंडल मार्च किए गए। हिंदुस्तान के हर हिस्से में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उतरकर अपना विरोध जाहिर किया। उरी और पुलवामा के बाद सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के दौरान हमने जिस तरह की राजनीति देखी थी, अब वैसा बिल्कुल नहीं नजर आया। पूरा विपक्ष सरकार को फ्री हैंड दे चुका है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ फिर से स्ट्राइक करे या फिर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़े। पूरा देश सरकार के साथ है। जाहिर है सियासी पार्टियां सियासत नहीं छोड़ सकती। इंटेलिजेंस चूक के सवाल भी यहां पर सरकार से जरूर पूछे गए। ये पूछा गया कि आखिर कमी कहां पर रह गई थी जिसके कारण इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे 26 लोगों की जान चली गई। सरकार को भी इस सवाल का जवाब देना ही होगा। लेकिन इन सब के बीच ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन हिंदुस्तानियों के हौसलों को और ज्यादा बुलंद करने का काम इन तस्वीरों के जरिए जरूर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हुए इस आतंकवादी हमले के बाद बिहार के मधुबनी से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ जो संकल्प लिया, जो दोहराया और जो बताया कि मिट्टी में मिला देंगे, अब उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिस तरह से दो टूक संदेश पूरे विश्व को दिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान अपने एक नागरिक की जान की कीमत को भी इस तरह से जाया नहीं जाने देगा और चुन चुनकर वो बदला लेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, ट्रेलर हमने दिखा दिया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग 4 इलाकों की तस्वीरें रखते हैं। बिजबिहारा और त्राल में आतंकवादियों का घर जमींदोज हो गया है। बताया जा रहा है आतंकवादियों ने घर में विस्फोटक रखा हुआ था। शोपियां में स्लीपर सेल की तलाश में जब हमारी सुरक्षा के जवान आगे बढ़ रहे थे, छापेमारी की जा रही है। बांदीपुरा में आतंकवादियों से एनकाउंटर हुआ है। कुछ आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। इनमें से बिजबिहारा में जिस आतंकी का घर विस्फोटक में बर्बाद हुआ, वो घर आतंकी आदिल गुरी का है, जिस पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। रात 12:30 बजे का वक्त था जब इस घर में धमाका हुआ। आग का गोला दिखा। ये घर उसी आतंकी आदिल का है जो पहलगाम की घटना में शामिल था। आदिल गुरी उर्फ आदिल हुसैन ठोकेर। हमले के बाद इसकी तस्वीर और इसका स्केच जारी किया गया था। 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। बताया जा रहा है कि बिजबिहारा के इस घर में विस्फोटक रखा हुआ था जो फट गया। दिन में एबीपी न्यूज की रिपोर्टर चित्रा त्रिपाठी ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी। बिजबेहरा में ये आतंकवादी आदिल का घर है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से अब जमींदोज हो चुका है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। आपको बताते चले कि आदिल के पिता, उसके 2 सगे भाई और 2 उसके चचेरे भाइयों को पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद ही उनको हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन जा चुका था। और ये उसका घर है जहां पर बीती रात सुरक्षा बल आए और उसके बाद इसको जमींदोज कर दिया गया। आस पड़ोस के जो घर हैं उनको भी नुकसान यहां पर पहुंचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें मनोज आपको दिखाएंगे। इधर आइए।
चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे ये जमींदोज पड़ा हुआ है। बड़ा सा मकान था जिसको तोड़ दिया गया है और यकीनन ये उस आदिल को सबक सिखाने की एक कोशिश, हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खबर ये मिली है कि 2018 में वो श्रीनगर परीक्षा देने गया था और उसके बाद फिर वो लौट कर नहीं आया और फिर वो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गया। पहलगाम हमले में शामिल आदिल के पिता, उसके 2 सगे भाइयों और 2 चचेरे भाइयों को पहले ही पुलिस प्रशासन हिरासत में ले चुका है। लेकिन इन सब के बीच आज जब मैं ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां पर उसके घर को जमींदोज किया गया, तो मैंने आदिल की मां से बातचीत की। घर वाले आदिल को सरेंडर की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की भी मांग उस हिस्से के आम मुसलमानों की ओर से की गई है कि पहलगाम का जो भी दोषी हो, जो भी आतंकवादी हो, चुन चुन कर उसका हिसाब बराबर किया जाए। आदिल 2018 में यहाँ से चला गया था। वो एग्जाम देने के लिए गया था। उसके बाद से आज तक नहीं मिला। जो वहाँ पर बेगुनाह लोग मारे गए हैं, अगर मेरा बेटा उसमें शामिल है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये जो पहलगाम में वारदात हो गया, हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये किया है उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। हम मरकजी सरकार से यही उम्मीद रखते हैं। वहीं त्राल में आसिफ नाम के एक आतंकवादी के घर जब सुरक्षा बल पहुंचे तो वहां पर विस्फोटक होने की जानकारी मिली और उसके बाद उसका घर भी पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। खबर यह मिली है कि बीते 3 सालों से लगातार वो लापता रहा। पाकिस्तान में जाकर उसने आतंकवाद की ट्रेनिंग ली और अब आसिफ की भी तलाश में हमारी सुरक्षा बल एजेंसियां लगी हुई हैं। तो देखिए पूरा घर जो है वो इस वक्त जो आदिल का घर, यहीं पर उसकी पैदाइश, आसिफ का, शेख आसिफ जो लश्कर तैयबा का कमांडर है, उसकी घर के अंदर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए पूरा का पूरा घर जो है वो इस वक्त यहाँ पर नेस्तो नाबूद जो है वो कर दिया गया है। और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया था और लगातार जो है वो कई सालों से जो है वो उसके पीछे जो है वो लगी हुई थी। और जब उसका पहलगाम अटैक में जब नाम सामने आया, सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट सामने आई, तो ये एक बड़ी कार्यवाही जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और इसके अलावा पूछताछ जो है आसिफ के घर के लोगों से पूछताछ भी जो है वो की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि शेख आसिफ जो है वो कहाँ पर छुपा हो सकता है। और अब बारी है हमारी तीनों सेनाओं की तैयारी दिखाने की। लेकिन युद्ध के पहले गीता का ज्ञान जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, आज दरअसल हमारे थल सेना प्रमुख की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने आगे के रोड मैप को या आगे की तस्वीर को पूरी तरह से साफ कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। अन्याय सहना अपराध है, अन्याय के खिलाफ लड़ना कर्तव्य। गीता का ज्ञान और रथ पर सवार श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की ये तस्वीर वायरल होना महज संयोग नहीं है, बल्कि ये संकेत है। संकेत इस बात का कि कुछ बड़ा होने वाला है। माना जा रहा है कि इस तस्वीर के जरिए हिंदुस्तान के सेना प्रमुख ने बहुत बड़ा संदेश देश को भी दिया है और देश के दुश्मनों को भी। पहलगाम में हुए हमले के बाद सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। उन्होंने यहां घाटी में तैनात अफसरों के साथ मंत्रणा की, रणनीति बनाई और जानकारी जुटाई। और ये सब कुछ हुआ कुरुक्षेत्र की उस तस्वीर के सामने, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घोड़े के रथ पर सवार होकर महाभारत की युद्ध भूमि में नजर आ रहे हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण जिस रथ के सारथी थे, उस रथ में 4 सफेद घोड़े थे। चारों घोड़ों के नाम शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक थे। नंदी घोष नाम का अर्जुन का ये रथ अजेय था, महाभारत के युद्ध में जो कभी किसी से हारा नहीं। सेना प्रमुख ने जिस जगह अपनी टीम से रणनीति साझा की, वहां पर तस्वीर के साथ अंग्रेजी में जो गीता का ज्ञान लिखा गया है, उसका मतलब है, हे प्रभु, मेरे रथ को हमेशा थामे रख, जिसके जरिए मैं हमेशा विजयी रहूं। साहस और दृढ़ता इसके पहिए हैं, सत्य और चरित्र इसके ध्वज हैं। गीता का ज्ञान मतलब कर्म योग के माध्यम से कर्तव्यों को पूरा करने का साथ। तो क्या सेना प्रमुख ने इस तस्वीर के सामने स्टैंडिंग मीटिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का सीधा सिग्नल दे दिया है?
रणनीति और युद्ध नीति में बहुत चीजें संकेतों के जरिए समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। इस तस्वीर का सामने आना भी अपने आप में संकेत है। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने आतंकी और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देने वाला बयान दिया था। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहले प्रधानमंत्री का बयान, फिर देश के थल सेना प्रमुख का तस्वीरों के जरिए संकेत देना दिखाता है कि भारत तैयारी करके बैठा है। इस बार रण बहुत ही भीषण होगा। पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद अपने हाथों से लिखी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, उसके आगे का सार इस रिपोर्ट में आपको समझ में आ गया होगा। हम अभी से नहीं कह सकते कि क्या रण होगा, लेकिन अगर रण हुआ तो वो बेहद भीषण होगा और पाकिस्तान को उसकी कीमत बहुत बड़ी इस बार चुकानी पड़ेगी। दुश्मन पर ऐसा प्रहार होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। तैयारी बहुत बड़ी है, ऐसे में जाहिर है दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल घड़ी है। भारत के शूरवीर थल, जल, नभ हर जगह अपनी प्रतिघात की धार तेज करने में जुटे हुए हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। पहली थल सेना की, जिसने राजस्थान के रेगिस्तान में बड़ा युद्धाभ्यास किया है, दुश्मन की सीमा में घुसकर हमले की रणनीति परखी है। टैंकों और पैदल सेना ने दमखम दिखाया है। दूसरी तस्वीर नौसेना की है, जिसने कल ही गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत से सफल मिसाइल परीक्षण किया। तीसरी तस्वीर भारत के वायुवीरों की है, जिन्होंने आक्रमण अभ्यास किया है। इस दौरान राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों ने अपने जौहर दिखाए तो सीमा पार बैठे दुश्मनों के दिल हिल गए। दुश्मन पर प्रहार हुआ तो उसके विनाश का मंजर दुनिया देखेगी। मरुभूमि में थल सेना ने किस तरह से किया है युद्धाभ्यास और इसके जरिए पाकिस्तान को कड़ा और बड़ा सबक सिखाने की क्या है तैयारी, अब वो जानिए। अब की बार पाकिस्तान पर टैंक प्रहार। राजस्थान के रेगिस्तान में गरजते ये टैंक सीमा पार दुश्मन को दहला रहे हैं। टैंकों से निकलते ये शोले पहलगाम में गुस्ताखी कर बैठे पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहे हैं। तस्वीर राजस्थान के थार रेगिस्तान की है, जहां पाकिस्तान की सरहद से बेहद करीब भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान ने बहुत बड़ा जंगी अभ्यास किया है, जिसका नाम है रसेल वाइपर। रसेल वाइपर क्या है, इसके बारे में आपको बताएं उससे पहले इस युद्धाभ्यास का मकसद समझिए। तो राजस्थान के रेगिस्तान में इस अभ्यास के जरिए दुश्मन के घर में घुसकर हमले की युद्ध नीति परखी गई। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस बार टैंकों से पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होगी? भारत के रणबांकुरे दुश्मन को बेदम कैसे करेंगे? उन्हें घुटने टेकने को किस तरह मजबूर करेंगे? इसका खुलासा पहलगाम के मुजरिम पाकिस्तान का अंजाम देखने के बाद दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो हो रहा है वो भी पाकिस्तान की हालत सुखाने वाला है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब भारतीय शूरवीरों के इस प्रदर्शन का समय बेहद अहम है। मंगलवार को ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत के बेगुनाह पर्यटकों का नरसंहार किया है और हर बार की तरह पाकिस्तानी सेना अपना पल्ला झाड़ने में जुट गई है। लेकिन भारत भी हर बार की तरह पाकिस्तान को बेनकाब करने और उसे सबक सिखाने की तैयारियों में जुट गया है। इसकी मिसाल है दुश्मन की सीमा में घुसकर हमले का ये युद्धाभ्यास। इसमें टैंकों और बख्तरबंद सैन्य वाहनों के साथ साथ पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो ने भी दमखम दिखाया।
युद्ध के दौरान इस तरह के अभियानों में टैंकों का इस्तेमाल दुश्मन के इलाकों पर कब्जे के लिए होता है, जबकि पैरा कमांडो ऑपरेशन के बाद लौट आते हैं। देखो, पाकिस्तान जब से हिंदुस्तान ने फैसला किया कि हम बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, तब से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स फुल वॉर अलर्ट पर है। इससे पहले कि हम किसी प्रकार का रिटेलिएशन करें, बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अंडर द गाइज ऑफ एक्सरसाइज हर प्रकार से तैनात रहे। इस युद्ध अभ्यास का नाम भी बेहद खास है, रसेल वाइपर। वो सांप जो चलती फिरती मौत है, जिसने डस लिया तो एक तो बचना मुश्किल और दूसरा अगर बच भी गए तो शरीर के घाव वाले हिस्से को काटना तक पड़ता है। ऐसे में सवाल ये कि पहलगाम के गुनहगार पाकिस्तान का हश्र क्या होगा? वजूद मिटेगा या फिर उसका कोई अंग कटेगा? जवाब की उल्टी गिनती शुरू है। भारतीय थल सेना की तैयारी आपने देख ली है और अब आगे बढ़ते हुए आपको भारतीय नेवी और एयरफोर्स की तैयारी भी दिखा देते हैं। आज भारत की नौसेना ने अरब सागर में जिस तरह की हुंकार भरी है, उसे देखकर दुश्मन की कपकपी छूट गई है। वहीं एयरफोर्स की जो बड़ी तैयारी है, शायद उसके पीछे की वजह ही है कि पाकिस्तान के थल सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अपने परिवार को चार्टर्ड विमान से अब दूसरे देश भेज दिया है। जतन शुरू कर दी गई है, कुछ भगोड़े हैं और कुछ की खात्मे की बड़ी तैयारी है। ये दो तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के फौजी अपने आका आसिम मुनीर को जी भर कर कोस रहे होंगे। यकीन मानिए, भारतीय नौसेना और वायुसेना के इस पराक्रम को देखकर पाकिस्तानी जवान लड़ने से पहले ही ढेर हो चुके होंगे। पाकिस्तान के पालतू भस्मासुरों ने पहलगाम में हमला कर उस ज्वालामुखी को धधका दिया है, जिसमें जलकर आतंकिस्तान का राख होना लाजमी है। ये तस्वीर अरब सागर की है, जिसमें भारतीय नौसेना ने अपने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत से मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो सीमा पार बैठे दुश्मन भी टहल गए। समंदर के सिकंदर INS सूरत से इस मिसाइल ने उड़ान भरी और पल भर में लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाकर सफलता का डंका बजा दिया। इसके साथ ही भारत ने स्वदेशी युद्धपोत क्षमताओं में एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। INS सूरत ने पहली बार मिसाइल से समंदर में टारगेट को तबाह किया है। जाहिर है, ये तो बस नमूना भर है। युद्ध क्षेत्र में इसका असली कारनामा अभी बाकी है। INS सूरत आज के दौर का सबसे आधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इस स्वदेशी डिस्ट्रॉयर की सबसे बड़ी खूबी है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। ये सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इतना ही नहीं, इसमें दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने के लिए रॉकेट लॉन्चर और हैवी वेट अंडर वाटर टॉर्पीडो वरुणास्त्र भी मौजूद है। अब इस विध्वंसक ने अपनी विध्वंस लीला का पहला प्रदर्शन भी कर दिखाया है। पहलगाम हमले और बदले की हलचल के बीच वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन भी देखिए। आसमान में दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास कराते ये राफेल लड़ाकू विमान है। इंडियन एयरफोर्स के इस अभ्यास में सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन भी शामिल है। लंबी दूरी की उड़ानों और बेहद दूर टारगेट पर सटीक बमबारी, ये आसमानी कलाबाजियां हमारे वायुवीरों ने उस अभ्यास में दिखाई जिसका नाम है आक्रमण। आपको याद होगा, पिछली बार एयर स्ट्राइक के दौरान हमारे मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान के आधुनिक F-16 को भी मार गिराया था। लेकिन अब तो हमारी वायुसेना के हवाई बेड़े में राफेल जैसे बेहद आधुनिक लड़ाकू विमान और S-34 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। ऐसे में युद्ध की सूरत में दुश्मन का क्या हश्र होगा, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। नौसेना और वायुसेना की ताकत की नुमाइश क्या कहती है, इशारा क्या है? हिंदुस्तान ने भी अपनी एयरफोर्स को पूरे अलर्ट पे रख दिया है और वो अपनी कॉम्बैट ड्रिल्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी रिहर्सल कर रहे हैं। जहाँ तक नौसेना का ताल्लुक है, नौसेना ने एक ऐसी मिसाइल फायर की है जिसका मकसद था इंटरसेप्ट करना। पाकिस्तान की तरफ से जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट हुआ है, उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का, तो उसी की अपनी क्षमता को टेस्ट किया है। जाहिर है, होगा जो भी
दुश्मन का अंजाम बेहद भीषण होगा। वैसे पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है। भारत की ओर से अपने स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। वहीं अमेरिका खुलकर भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान कितना डरा हुआ है उसके 3 प्रमुख लोगों के बयान से आप समझ सकते हैं। चेहरा नंबर 1 पाकिस्तान का विदेश मंत्री इशाक डार। चेहरा नंबर 2 पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। चेहरा नंबर 3 पाकिस्तानी रक्षा एक्सपर्ट जफर अली हिलाली। ये तीनों पाकिस्तान के लिए बड़े नाम हैं, लेकिन भारत के एक्शन से हिले हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। घबराहट ऐसी कि अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। कोई प्रायश्चित कर रहा है तो कोई परमाणु शेखी बघार रहा है। जरा सुनिए कैसे ब्रिटिश टेलीविजन पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपने आतंकी डीएनए को सीधे सीधे कबूल किया है। But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. मतलब पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ने वाली पाकिस्तान सरकार के रक्षा मंत्री खुलेआम कबूल रहे हैं कि उनके देश ने दशकों तक आतंकवाद को खाद पानी दिया है। ये कबूलनामा कम, डर ज्यादा है। और डर की इंतहा देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान के एक्शन का खौफ, दूसरी तरफ उन आतंकियों का जिसे खुद ये पाकिस्तानी पालते हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों को भी लग रहा है कि अब बचना मुश्किल है। ऐसे में बदहवासी में वो सरकार को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बचकाना नसीहत दे रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम क्या है? आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसी को कहते हैं खाने को नहीं दाने और चले परमाणु बम चलाने। पाव किलो के परमाणु बम चलाने की वकालत करने वाले पाकिस्तान को भी अच्छी तरह मालूम है कि इस मामले में भी भारत उससे कहीं बीस है, क्योंकि पिछले साल सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार थे तो भारत के पास 172। वैसे अब की बार पाकिस्तान को ऐसा सबक मिल सकता है जिसके बाद वो परमाणु बम की गिनती करने लायक भी नहीं रह जाए। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी खूनी खेल का अब वो साजिश डिकोड किया जा चुका है। आपको बता दें एबीपी न्यूज़ के हाथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लगी है और कुछ ऐसे वीडियोस जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ और उनके पाले गए गुर्गे यानी कि आतंकवादी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश लगातार रचते रहे। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और जनरल मुनीर की मुश्किलें भी आगे आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना प्रमुख, सैफुल्ला कसूरी लश्कर का कमांडर, अबू मूसा आतंकवादी, इदरीस शाहीन आतंकवादी, मोहम्मद नवाज आतंकवादी, अब्दुल्ला खालिद आतंकवादी, अब्दुल रफा रसूल आतंकवादी। आतंक के ये वो 7 चेहरे जिनके इशारों पर पहलगाम की हरी हरी वादियों को खून से लाल कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले की पूरी साजिश की अगुवाई पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने की। मुनीर के हर उस प्यादे की कुंडली आपके सामने रखेंगे जो इस हमले की साजिश रच रहे थे। बोला कि शायद मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मारी। 22 अप्रैल 2025 की इन तस्वीरों को देखकर पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। सीमा पार पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। भारत सरकार पहले ही सीमा पार आतंकियों पर अंतिम प्रहार की तैयारी में है। हमले का मास्टरमाइंड और पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिम मुनीर बचने के ठिकाने ढूंढने लगा है।
सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर समेत पाकिस्तानी सेना के टॉप अधिकारियों ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। निजी एयरक्राफ्ट से सेना अधिकारियों के परिवार यूनाइटेड किंगडम और न्यू जर्सी के लिए उड़ान भर चुके हैं। भारत की तरफ से जवाबी पलटवार के संकेत मिलने के बाद पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी खौफ के साए में हैं। वो आसिम मुनीर ही था जिसने आतंकी हमले के 6 दिन पहले ही आतंकियों को फाइनल सिग्नल दिया। 16 अप्रैल को ही पहलगाम आतंकी हमले का ट्रिगर पॉइंट इस्लामाबाद से दबाया गया। इस्लामाबाद से आयोजित ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में आसिम मुनीर ने कट्टरता का लेक्चर दिया था। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. आसिम मुनीर ने दबी जुबान में जो कुछ कहा उसे उसके हैंडलर्स और पहलगाम आतंकी हमले के साजिशकर्ता सैफुल्लाह कसूरी ने खुलकर कह दिया था। और जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर है। कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर है। पहलगाम की खूनी साजिश का बीज बोने वाला कोई और नहीं, लश्कर-ए तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ही था जिसने हिंदुओं की टारगेट किलिंग का प्लान बनाया था। 19 फरवरी की ये तस्वीरें आतंकी सैफुल्लाह कसूरी और पाकिस्तानी रेंजर्स के विंग कमांडर जाहिद जरीन की हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को पाकिस्तान की सेना के साथ हुई इसी बैठक के बाद कसूरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर शहर पहुंचा, जहां उसने फरवरी के आखिरी हफ्ते में अबू मूसा, इदरीस शाहीन, मोहम्मद नवाज, अब्दुल रफा रसूल और अब्दुल्ला खालिद के साथ बैठक की थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आतंकवादियों द्वारा निर्देशित होने के बाद बकायदा पीओके में इसका प्लान तैयार किया गया और पीओके में इसका नेतृत्व किया अबू मूसा ने, जो कि लश्कर का कमांडर है। और जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ उसके 3 दिन पहले ही वो रावलकोट पहुंचा था और वहीं से हिंदू विरोधी अभियान को धार दी गई। दुश्मन का एक हथियार है तासुब, दुश्मन का हथियार है। इंशाअल्लाह हमने इन सब बुतों को तोड़कर जिहाद पर इंशाअल्लाह मुत्तहिद होना होंगे। इंशाअल्लाह जिहाद के जरिए आज अल्लाह ताला बड़ी खुशखबरियां दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू बनिए के मफादात दफन हो गए। शाम के पर आज मुजाहिदीन की हुकूमत है। हिंदुओं के खिलाफ मूसा ने जो जहर उगला था, दरअसल उसको पहले ही 16 अप्रैल को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ओर से कहा जा चुका था। अब उसको सुनिए। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. ये पाकिस्तानी थल सेना प्रमुख, जिसकी सड़क छाप आतंकवादियों जैसी भाषा को आपने सुन लिया। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके स्क्रिप्ट दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ही रची थी। वैसे आपको ये भी बताते चले, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का कमांडर इदरीस शाहीन भी आतंकवादियों के इस मजमे में रावलकोट में घुसा था और उसने भी कुछ तकरीरें की थी। सुनिए। हमने कुरान में पढ़ रखा हुआ है और उसके नतीजे में हमारा यकीन इतना पुख्ता है कि हम इसी जो मयस्सर है इसको लेके मैदानों में निकलते हैं। फिर तुम्हें नजर आता है कि एक एक मुजाहिद तुम्हें 20-20 दिनों तक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भगाता हुआ नजर आता है और पूरा हिंदुस्तान चीखता हुआ नजर आता है। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया था, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। और आपको बताते चले कि यहाँ पर जो कुछ हुआ दरअसल उसके पहले इसी तरह की तकरीर आर्मी चीफ की ओर से की जा चुकी थी और उसने कलमे और मुजाहिद पर जो बातें कही थी वही बात यहाँ पर तस्वीरों के जरिए सामने आई, जिसने पाकिस्तान को लेकर कई सवालों को जन्म दिया है और हमारे सामने सबसे बड़े दुश्मन को बेनकाब कर दिया।
शुरू से दो चीजें साथ साथ चली हैं। जब से कलमा आया, कलमे की दावत भी चली है और कुफर भी साथ साथ चला है, और एक नेकी की सोच और एक बुराई वाली सोच, ये दोनों साथ साथ चली हैं। लेकिन खुदा ने, मेरे रब ताला ने कलमे को पढ़ने वाले, कलमे को मानने वाले, उसको फैलाने वाले, उसको ऊंचा करने वाले, उसके लिए जान देने वालों को हमेशा सुरखरू किया है, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कलमे वाले सुरखरू होते रहेंगे। के वावेले हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों का शहीद होना, अल्लाह की कसम, ये वोरसाए शोहदा, ये मुजाहिदीन, ये सारे इंडिया में, सारे हिंदुस्तान में ऐसे मुजाहिदीन के मरकज कायम करेंगे, ऐसे काफिले तैयार करेंगे, ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये सारे हम तमीर करेंगे। पहलगाम आतंकी साजिश को भले ही पाकिस्तान नकार रहा हो, लेकिन जिन आतंकवादियों के जरिए उसने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, अब वही उसकी पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान का एक नौजवान उठ के खून बहा रहा है मुसलमान भाइयों के लिए, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों के लिए। जनहित आप सीधे देख रहे हैं उस पहलगाम से जहां पर 3 दिन पहले आतंकवादी हमला हुआ था। आपको बताते चले, पाकिस्तान ने सोचा था कि आतंकवादी हमले के बाद वो कश्मीर को पूरी तरह से सूनेपन में धकेल देगा, 2019 के पहले की स्थिति यहां पर पैदा कर देगा। 1990 के दौर की याद दिलाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, लेकिन आपको बताते चले कि आज भारतीय टूरिस्ट ने पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है, और झन्नाटेदार आवाज तब गई जब खुद पहलगाम के लोगों ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। इसी के साथ जनहित में पहलगाम से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।